सविता के 5 बेटे थे। उनमें से आज सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई और सविता की बहू घर आ गई। घर आते ही बहू का स्वागत बहुत जोरदार तरीके से हुआ। सविता ने दरवाजे पर कलश रखा और बोला, बहू, ये कलश अपने पैरों से गिराकर अंदर आ जाओ। इतने में दुल्हन बनी सविता की सबसे छोटी बहू रिया कहती है, माँ जी, एक पैर से गिराएं या दोनों पैरों से? ये सुनकर सविता की सबसे बड़ी बहू साधना, जो कि एक बैंक मैनेजर थी, वह कहती है, देवरानी जी, आपको इतना भी नहीं पता कि गृह प्रवेश के समय कौन से पैर से कलश गिराते हैं। इतने में रिया कहती है, नहीं, हमने कौन सा 36 बार गृह प्रवेश किया है। इतने में साधना फिर कहती है, हद है, कैसी गवार देवरानी आई है। माँ जी, एक कम थी क्या जो दूसरी भी एक और उसके जैसी ले आई? साधना की ये बात सुन सविता की दूसरी बहू कविता साधना से कहती है, जेठानी जी, आप हमको ताना मार रही हैं, ज्यादा ही अपनी नौकरी का घमंड ना दिखाएं हमें। तभी साधना बोलती है, तुम तो चुप ही रहो। अच्छा खासा मैं अपने मामा की लड़की से देवर जी की शादी करा रही थी। एयर हॉस्टेज है वो, एयर हॉस्टेज। लेकिन नहीं, माँ जी को तो अपने गांव की ही लानी थी। इतने में सविता कहती है, हाँ तो तेल ले आई हूँ ना शहर की पढ़ी लिखी नौकरी वाली कमाऊ बहुएं। 2 बहुएं मेरी सेवा करने के लिए भी तो होनी चाहिए। और हाँ, बड़ी बहू, नीचा दिखाने की जगह समझाना चाहिए। रिया बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। इतने में रिया कहती है, माँ जी, ये दाहिना पैर कौन सा होता है? रिया सविता की दूसरी बहू कविता की तरह गांव से आई थी। कविता की तरह ही अनपढ़ थी। वहीं सविता की बड़ी बहू साधना, तीसरी बहू रीना और चौथी बहू दीक्षा शहर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा वाली बहुएं थी और अपने नौकरी पेशा होने का घमंड अक्सर साधना और रीना कविता पर दिखाया करती थी। लेकिन अब रिया भी इस चीज में शामिल हो गई थी। रिया के आने के 1 हफ्ते बाद जब उसकी पहली रसोई हुई, रिया सबके लिए बहुत कुछ बनाती है, लेकिन गांव के हिसाब से। जब बाकी के घर वाले नाश्ते के लिए टेबल पर आते हैं तो टेबल पर लगा खाना देखकर साधना कहती है, ये क्या है? ये चटनी, समोसे, पराठे, ये हलवा किसी की शादी से खाना मंगवाया है क्या? इतना भारी खाना। इतने में रीना बोलती है, अगर ये खाना लेकर मैं ऑफिस गई तो सब कहेंगे मैं कितना अनहेल्दी खाना खाती हूँ। तभी रिया कहती है, जेठानी जी, हमारे गांव में तो ऐसा ही खाना बनता है सुबह शाम, और वैसे भी मेरी आज पहली रसोई थी, हमको जो समझ आया हमने बना दिया। तभी सविता कहती है, सही किया बहू, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। कविता बहू को भी आराम मिलेगा अकेले घर के कामों से। तभी साधना कहती है, लेकिन माँ जी, हम ऐसा खाना नहीं खाते, पता है ना आपको? इसे कहकर हमारी पसंद का खाना बनाना चाहिए था। अब हम ये खाना लेकर ऑफिस जाएं। तभी सविता कहती है, बहू, इतनी ही दिक्कत है ना तो सुबह उठकर खुद बना लिया करो। इतने में रीना कहती है, हाँ माँ जी, कमाने भी हमें जाएं और खाना भी हमें बनाएं। ये दोनों क्या घर में आराम करने के लिए आई हैं? तभी सविता कहती है कि बस तुम दोनों को ही दिक्कत है। दीक्षा भी तुम्हारी तरह नौकरी करती है पर कभी जताती नहीं है, वह तो चुपचाप खाना खा रही है। इतने में साधना और रीना गुस्से से उठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दीक्षा भी नाश्ता कर ऑफिस निकल जाती है। रिया और कविता सारा दिन घर का काम करती हैं, यहाँ तक कि अपनी देवरानी जेठानी के कमरे भी साफ करती हैं। एक दिन रीना अपनी ऑफिस की जरूरी फाइल घर भूल जाती है और वह ऑफिस से फोन करती है, माँ जी, मेरी फाइल घर छूट गई है, आप उसे लेकर ऑफिस आ जाओ। तभी फोन पर रिया बोलती है, दीदी, माँ जी तो घर पर नहीं है, मैं अभी आपकी फाइल लेकर आती हूँ, और फोन काट देती है। तभी रीना कहती है, मेरी बात तो सुनो, और सोचती है, मैंने तो इसे बताया ही नहीं फाइल कहाँ है। रिया किचन में जाती है और कविता से कहती है, जेठानी जी, रीना दीदी को ऑफिस में फॉइल पेपर की जरूरत है, मैं जरा उन्हें देकर आती हूँ। रिया उसके बाद रीना के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचते ही रिया सभी स्टाफ के सामने चिल्लाते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं ले आई आपका फॉइल पेपर,
लेकिन इसका आपके ऑफिस में क्या काम? रिया के हाथ में फॉइल पेपर देखकर रीना गुस्से में उसे सुना देती है और रीना के ऑफिस वाले भी रिया का खूब मजाक उड़ाते हैं। बेचारे रिया अपना मजाक उड़ने के बाद घर आती है। शाम के समय जब सभी हॉल में बैठे हुए थे तब रीना ऑफिस से आकर सबके सामने रिया को सुनाती है, देवरानी जी, जब आपको किसी चीज के बारे में पता ना हो तो अपना दिमाग क्यों लगाती हो? तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से मेरा कितना मजाक उड़ गया है कि तुम्हारी देवरानी अनपढ़ गंवार है जिसे फाइल्स और पेपर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तभी सविता कहती है, क्यों भड़क रही है अपनी देवरानी पर? तभी रीना कहती है, आप सुनोगे तो आप भी सुनाओगे इसे। रीना सारी बात सबको बताती है, जिसे सुनकर साधना तो जोर जोर से हंसती है और कहती है, देखो फाइल्स की जगह फॉइल पेपर ले गई। वाह देवरानी जी, क्या दिमाग है आपका। तभी सविता कहती है, बस तुम नौकरी करती हो, पढ़ी लिखी हो तो इसीलिए तुम्हें पता है, उनको नहीं पता तो क्या हुआ, अपनी नौकरी का रौब मत दिखाओ। सविता बात को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन साधना और रीना हर तरह से कविता और रिया को इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि वे अनपढ़ हैं। लेकिन एक सुबह कविता अपने मायके गई थी और रिया की तबीयत भी खराब थी, तो सविता की तीनों बहुएं हॉल पे आती हैं और अपनी चाय न मिलने पर सविता से कहती हैं, माँ जी, रिया कहाँ है? उसने अभी तक चाय नहीं बनाई। तभी सविता कहती है, उसकी तबीयत खराब है, आज चाय तुम खुद ही बना लो, और वैसे भी दीक्षा बहू तो ग्रीन टी पीती है, तो बची मैं, जाओ और 3 कप चाय ले आओ। मुंह फुलाते हुए दोनों किचन की तरफ जाते हैं, लेकिन दोनों ने काफी समय से कुछ नहीं बनाया था, इसलिए सामान का भी कुछ अता पता नहीं था। इसलिए दोनों चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती हैं। अब बाहर आकर जब अपने सास के सामने चाय की पहली घूंट, तभी अपने मुंह से पिचकारी मारते हुए सविता कहती है, छी, ये क्या है? तुमसे एक ढंग की चाय नहीं बनाई गई, और हद है, सिर्फ बाहर काम करना ही सब कुछ नहीं होता है। समय आने पर अगर तुम घर नहीं संभाल पाओगे तो फायदा क्या ऐसी बहुओं का। तभी रीना कहती है, माँ जी, हमारी गलती थोड़ी ना है, हमें क्या पता क्या चीज कहाँ है, नमक भी चीनी जैसा दिखता है, सारा मूड खराब हो गया। तभी साधना कहती है, माँ जी, हम नहाने जा रहे हैं, आप हमारा नाश्ता लगवा देना। तभी सविता कहती है, नाश्ता भी बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि रिया की तबीयत खराब है और कविता घर नहीं है। तभी साधना कहती है, क्या? नहीं नहीं माँ जी, चाय देखा ना आपने कैसी बनी है, नाश्ता भी ऐसा बना तो मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो जाएगा। तभी दीक्षा अपने ग्रीन टी लेके हॉल में आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप दोनों को कुछ बनाना नहीं आता? आएगा भी कैसे, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं। आपको तो बस अपनी नौकरी का घमंड है कि हम कमाओ बहुएं हैं इस घर की। कभी उन दोनों के बारे में सोचे है जो हमारे ऑफिस जाने के बाद इतने बड़े घर का काम अकेले करती हैं? आपको कभी अपने खुद के कपड़े धोने पड़े हैं? नहीं ना। तभी सविता कहती है, ठीक कह रही हो दीक्षा बहू, अरे तुम कमाती हो, अच्छी बात है, इसीलिए कभी पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये भी तो सोचो, तुम कमाती हो तो वो दोनों इस घर को संभालती हैं। तुम्हारा कमरा साफ करना, तुम्हारे लिए खाना बनाना, तुम्हारे कपड़े धोना, सब वही तो करती हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी वाली हो, पर वो भी तो अनपढ़ ही सही, पर उत्तम गृहिणी है। तभी साधना कहती है, माँ जी, आपने सही कहा, हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। उनके इतना करने पर भी हम उनको ताना मारते हैं, जहाँ हम अपने लिए कमाते हैं पर वे दोनों घर सबके लिए संभालती हैं। तभी रीना कहती है, मुझे तो अब खुद पे शर्म आ रही है माँ जी, मैंने अपनी अनपढ़ जेठानी और देवरानी का कितना मजाक उड़ाया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, उन दोनों की इज्जत करेंगे, क्योंकि इस घर के लिए हमसे ज्यादा तो वो करती हैं। पर माँ जी, मुझसे तो नाश्ता नहीं बनेगा। तभी दरवाजे से आवाज आती है, मैं हूं ना, मैं बना दूंगी झट से नाश्ता। सब दरवाजे की तरफ देखते हैं, वहां कविता अपने बैग लिए खड़ी होती है। ये देख सविता कहती है, बहू, तू तो महीने भर के लिए गाँव गई थी ना? तो तभी कविता कहती है, माँ जी, जैसे ही मुझे पता चला रिया की तबीयत खराब है, इसलिए मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरी कामकाजी देवरानी और जेठानी को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। ये सब सुनकर साधना और रीना की आंखों में आंसू आ, दोनों कविता को गले लगाकर माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से 3 नौकरी वाले बहुएं
अपने काम को अच्छे से संभालती हैं और 2 अनपढ़ बहुएं घर को अच्छे से संभालती हैं और 5 पे खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।